हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर नदीम अहमद। वेलकम टू मीर इंस्टीट्यूट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल मीर इंस्टीट्यूट चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। अच्छा ठीक है, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज कितना है बोर्ड एग्जाम में, नीट में और जेई में, और उसके बाद उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉप चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आखिर क्यों कहा जाता है, कैसे देखा जाता है, किस एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूफ हुआ है कि रेडिएशन और मैटर के डुअल नेचर होते हैं। एक चीज तो मैं ये बताऊंगा। दूसरा चीज बताऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है और क्या प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के। तो इस वीडियो में इतना ही आज हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, और इस तरीके से हम लोग आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि आप लोग पूरा वीडियो क्लियर देखिए, बहुत कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सा यूनिट कितना वेटेज आता है, तो मैं जैसे ही जो यूनिट या जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं उसका वेटेज जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या वेटेज है मॉडर्न फिजिक्स का, कौन कौन से चैप्टर है, ठीक है। आइए, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इसके जो चैप्टर्स होते हैं मॉडर्न फिजिक्स के। पहला चैप्टर होता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दूसरा चैप्टर होता है एटम्स, तीसरा चैप्टर होता है न्यूक्लियाई, और चौथा चैप्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम न्यूक्लियाई से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इससे 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से अकेला 7 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर टोटल देखा जाए तो 19 नंबर का क्वेश्चन, टोटल जो पेपर होता है आपका 70 नंबर का होता है, 70 में 19 नंबर का क्वेश्चन आपको खाली मॉडर्न फिजिक्स से मिलता है। ये हो गई बोर्ड एग्जाम की बात। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट की बात करें तो नीट में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई, इनसे 4 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से 3 क्वेश्चन। मतलब अगर टोटल देखा जाए तो नीट में टोटल लगभग 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स से। अब मैं बात करता हूं जेई की। तो आईआईटी जेई में क्या होता है, इसमें एक टॉपिक और ऐड कर दीजिए। ये ओनली फॉर जेई के लिए मैं बता रहा हूं, ओनली फॉर जेई के लिए। जेई में एक टॉपिक और ऐड कर दीजिए, कम्युनिकेशन। इसमें एक टॉपिक और आपको ऐड करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन। मैं यही कहीं लिख दे रहा हूं उसको, एक टॉपिक और, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब अगर हम लोग देखें तो जेई के लिए टोटल 5 चैप्टर हो जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। पहला डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, कम्युनिकेशन, एटम, न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। बेटा आप लोगों को पता होगा कि आईआईटी जेई में जो फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं, मैं मेंस की बात अगर करूं तो 30 क्वेश्चन होते हैं बेटा, 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन आपको इस 5 चैप्टर से मिल जाता है। 4 to 5 क्वेश्चन अगर मैं ऑन एवरेज देखूं तो 5 क्वेश्चन आपको इन 5 चैप्टर से मिल जाएगा। तो 5 क्वेश्चन का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, 30 क्वेश्चन में से अगर बच्चा कोई 20-22 क्वेश्चन कर दे तो उसकी रैंक बनती है, बहुत अच्छा रैंक उसका बनता है। तो प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज रखता है एज कंपेयर टू मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स पूरे साल भर आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, उतना ज्यादा वेटेज नहीं होगा। मतलब वेटेज है, इससे ज्यादा वेटेज, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर भी तो बहुत ज्यादा है ना मैकेनिक्स में। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग मैं
ज्यादा आपको कहूंगा कि पहले आप मॉडर्न फिजिक्स देख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी माय डियर कि मॉडर्न फिजिक्स, उसके चैप्टर, उसका वेटेज बोर्ड में, नीट में और जेईई में, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर एटम पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ेंगे, फिर बाद में फिर हम कम्युनिकेशन आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन नीट में भी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए, इसको अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, मैं इसको मिटा दूंगा। थैंक यू। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए, ये आपको पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है कि डुअल का मतलब बेटा होता है दो, नेचर का मतलब नेचर, मतलब दो नेचर दिखने चाहिए। अगर किसी चीज के एक ही किसी चीज के दो नेचर दिखे तो हम लोग बोलते हैं डुअल नेचर। तो जरा रेडिएशन और मैटर, इन दोनों का देखते हैं डुअल नेचर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, रेडिएशन का मतलब समझ रहे हैं ना, लाइट। रेडिएशन का मतलब लाइट होता है, रेडिएशन का मतलब लाइट होता है। और मैटर मतलब ऐसी चीज जिसमें मास हो, जिसकी अपनी वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, ऐसी चीजों को हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे सिंपल चीज मैं आपको बताऊं, देखिए रेडिएशन जो होता है बेटा, ये जो रेडिएशन होता है, आप लाइट भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइट, इसका डुअल नेचर होता है। अब बात आती है, सर ये बताइए इसका डुअल नेचर क्या क्या होता है। तो देखिए, आपको पता होगा रेडिएशन या मैटर में, सॉरी रेडिएशन या लाइट में आप पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स में कि लाइट में आपने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये लाइट या रेडिएशन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे सिंपल चीज याद रखिएगा, इसका जो पहला नेचर होता है वो होता है वेव नेचर। वेव नेचर होता है बेटा, जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल्स बताऊं कि किस चीज से आप समझेंगे वेव नेचर होता है लाइट के अंदर, तो आप पढ़े हैं, एग्जांपल्स देख लीजिए, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इन सारी चीजों को जब आप स्टडी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में एक बात आएगा कि वेव नेचर होता है रेडिएशन या लाइट का। अब दूसरी बात आती है कि सर रेडिएशन या वेव का पार्टिकल नेचर भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, 100%। इसका पार्टिकल नेचर भी होता है बेटा, इसका पार्टिकल नेचर भी होता है। अब बात आती है सर पार्टिकल नेचर कैसे समझा जाता है। देखिए होता क्या चीज है, जब लाइट, ये जो लाइट होती है या जो रेडिएशन होता है, ये छोटे छोटे नंबर ऑफ छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनता है। अब फोटोन एक तरीके का आप इसको मैटर भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इस चीज की जो हम लोग स्टडी करते हैं, इस चीज की जो स्टडी करते हैं, मतलब लाइट या रेडिएशन का पार्टिकल नेचर समझने के लिए अगर आपको स्टडी करना है तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लीजिए, बेस्ट एग्जांपल। तो इसका जो एग्जांपल है पार्टिकल नेचर का वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब एक बात आप याद रखे रहिएगा कि अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हकीकत में समझना है, या अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एग्जिस्ट करता है, तो ये भी श्योर शॉर्ट है कि रेडिएशन या लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडिएशन या लाइट, इसका वेव नेचर होता है, ठीक है, होता है। कैसे पता चला? हमने वेव ऑप्टिक्स में देखा कि डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब पढ़ने के बाद ये हम लोग देखते हैं कि रियल में कि रेडिएशन या लाइट जो होता है उसका वेव नेचर होता है।
अब बात आती है कि क्या लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है? यस ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करते हैं तो बिना लाइट या रेडिएशन को पार्टिकल नेचर माने हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी कर ही नहीं सकते। तो इससे एक बात और समझ में आता है कि पार्टिकल नेचर भी पाया जाता है किसका? रेडिएशन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इतनी बातें छाप लीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा, अब आइए हम लोग देखते हैं मैटर के बारे में। तो रेडिएशन का डुअल नेचर समझ में आ गया आपको। अब आइए हम लोग देखते हैं मैटर के बारे में। तो देखिए मैटर के अंदर पार्टिकल नेचर होता है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए किसी को कि मैटर में पार्टिकल नेचर होता है। भाई मैटर अगर है तो पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा। उसका मास होगा, उसकी वेलोसिटी होगी, उसका मोमेंटम। मैटर का मतलब वही जो जैसे मान लीजिए ये मार्कर हो गया, ये कैमरा हो गया, ये ट्राइपॉड हो गया, जो भी चीज है, ये बोर्ड हो गया, जो भी चीज आपको अपने सराउंडिंग में दिख रही है उस सबका एक मास, वो सब एक मैटर है। तो उनका अपना पार्टिकल नेचर तो होगा ही होगा। तो मैटर का पार्टिकल नेचर तो होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन क्या इसका वेव नेचर भी होता है? यस होता है, इसका वेव नेचर भी होता है। इसका वेव नेचर भी होता है। मतलब मैटर का अगर हम देखें तो पार्टिकल नेचर तो होता है, ये साथ साथ वेव नेचर होता है। अब बात आती है सर ये वेव नेचर कैसे समझ में आएगा कि मैटर का वेव नेचर होता है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन से प्रूफ करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक हाई एनर्जी से या एक हाई काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी से जब चलता है तो उसका एक पार्टिकल नेचर के साथ साथ एक वेव नेचर भी दिखता है। और इसका जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, वो हम लोग करते हैं डेविसन। एग्जांपल बता दे रहा हूं इसका। एक एक्सपेरिमेंट होता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ का पार्टिकल होता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का होता है, पार्टिकल होता है भाई, मास होती है, वेलोसिटी होती है, सब कुछ तो होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो ये पार्टिकल नेचर रखता है। लेकिन डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर एक वेव नेचर भी होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या डुअल नेचर रखते हैं रेडिएशन और मैटर? यस रखते हैं। तो मैटर कैसे रखते हैं? पार्टिकल तो होता ही है, उसके साथ साथ वेव नेचर होता है। और रेडिएशन कैसे रखते हैं? उनके अंदर तो वेव नेचर होता ही है, साथ साथ पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई जो आपको डुअल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, इसको छाप लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो चैप्टर है, इसके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो है आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन इलेक्ट्रॉन इमिशन। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा यहाँ पर सिर्फ मेटल या कंडक्टर की। मेटल या कंडक्टर की आपको एक बात बता दूं, बहुत सिंपल, आप लोग जानते भी होंगे ये सारी बातें, कि अगर कोई मेटल हो या कंडक्टर हो या कोई भी दुनिया की कोई भी चीज हो, वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनती है। वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनती है। अब होता क्या चीज है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपका एटम है, ये आपका एटम हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोग वैलेंसी सेल या आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, और इसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो होता क्या चीज है, ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल के, ये बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं। इन केस ऑफ मेटल, ये मैं बेटा मेटल की बात कर रहा हूं, मेटल या कंडक्टर की बात कर रहा हूं।
बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत लूजली बाउंडेड। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूजली बाउंडेड होने के कारण किसी भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, इवन जैसे इन जनरल जो हम लोग रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मतलब इन जनरल जो 27 डिग्री सेल्सियस होता है बहुत ज्यादा, इससे भी कहीं कम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन इजीली अपने इस सेल से बाहर आ जाते हैं, इजीली इस सेल से बाहर आ जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक किसी भी मिनिमम टेम्परेचर पर, एक बहुत ही कम टेम्परेचर पर, या आप बोल सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, आप ऐसे भी बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को या अपने इस सेल को छोड़कर बाहर आ जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन जो अपने सेल को छोड़ के बाहर आते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लगभग सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्टर या मेटल के अंदर फ्री ही होते हैं, ठीक है। और एक बात और बताऊं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन ये इंक्रीज नहीं होगा, ना ये इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ मेटल और कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो याद रखे रहना, मतलब बहुत लो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब बात आती है क्या ये इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल से बाहर आ जाते? नहीं, मेटल से बाहर नहीं आते, रहते मेटल के सरफेस के अंदर ही है, लेकिन फ्री टू मूव करते हैं। मतलब इनका मूव करने का कोई वो नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, फ्री टू मूव कर सकते हैं क्रिस्टल या मेटल के अंदर। अब बात आती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, अब मान लीजिए ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा मेटल है, अब इसमें एटम्स होंगे, ये मेटल, ये एक मान लीजिए मेटल है, मेटल या कंडक्टर है, इसमें ये एटम से मिलकर बना होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही इलेक्ट्रॉन्स है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से सुनिए, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, अगर आप इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल रहे हैं तो पहली बात तो ऐसे तो निकलेगा नहीं। अब क्या होगा, आपको इस मेटल के अंदर एक सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी, एक सफिशिएंट एनर्जी आपको इस मेटल को देनी होगी। उस एनर्जी को लेकर जब वो एनर्जी पाएगा, जैसे भाई क्या होता है मैं आपको सिंपल बताऊं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने अंदर रहते हैं तो ठीक है, लेकिन अब उनके अंदर वो उससे बधा है एटॉमिक, ये जो इसके एटम्स होते हैं उनके कारण फोर्स लगता रहता है, तो सारे ठीक है रहते तो फ्री हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच रहते हैं, एक दूसरे से बधे रहते हैं। अब बधे हैं मतलब एक एनर्जी है उनके अंदर, बधे हैं तो एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी जब तक आप उतना या उससे ज्यादा एनर्जी इस एटम को नहीं देंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरे कहने का मतलब है एक सफिशिएंट एनर्जी जब आप इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है अपने मेटल के सरफेस को छोड़कर, मतलब आउटसाइड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है, इस पूरे फिनोमिना को, इस पूरे प्रोसेस को माय डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन इमिशन बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकाल देना एक सफिशिएंट एनर्जी देकर, इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं, ठीक है। और ये छोटी छोटी बातें याद रखे रहिएगा कि कंडक्टर या मेटल के अंदर किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद होते हैं, और वो टेम्परेचर फिर अगर बढ़ाएंगे भी तो टेम्परेचर बढ़ाने से उनके फ्री इलेक्ट्रॉन
मतलब ये नहीं होते कि फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर से, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल के अंदर वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। तो इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है, ये बात होगी बेटा इलेक्ट्रॉन इमिशन की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ताकि जैसे बोर्ड के बच्चे जो हैं उनके लिए जरूरी होता है, बोर्ड वालों के लिए लिखना। या लिख दे रहा हूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कम आउट from the metal surface, from the metal surface. Free electron come out from the metal surface, if they have sufficient energy, if they have sufficient energy if they have sufficient energy। बस सही है, इतना समझने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन कैन बी कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मेटल सरफेस से इफ दे हैव सफिशिएंट एनर्जी, अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी दी जाती है, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है तो वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। दिस फिनोमेना इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है। चलिए या आगे थोड़ा सा लिख दीजिए, सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम sufficient energy to overcome the attractive pull of metal surface, to overcome the attractive pull of metal surface, ठीक है, इतनी बातें याद रख लीजिएगा। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इमिशन होने का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इमिशन, इसका जो प्रोसेस होता है बेटा, इन जनरल हम लोग 4 प्रोसेस देखते हैं। पहला प्रोसेस होता है थर्मियोनिक इफेक्ट। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या होता है थर्मियोनिक इफेक्ट। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे मान लीजिए ये एक मेटल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलिए कम ले लेना ताकि आपको मेन चीज तो समझ में आ गया है, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या चीज है, अगर एक सफिशिएंट हीट या थर्मल, देखिए थर्मल का मतलब होता है थर्मियोनिक, में ये जो है थर्मियोनिक, इसका मतलब होता है थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट। अगर आप इसको एक सफिशिएंट हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर एक सफिशिएंट हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे मतलब हीट या टेम्परेचर देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के फिनोमेना को हम लोग थर्मियोनिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थर्मियोनिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मियॉन्स, ये एक बार AIPMT में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एक बार AIPMT जिसको आजकल नीट बोला जाता है उसमें एक बार पूछा गया। इसको बोलते हैं थर्मियॉन्स, मतलब हीट या टेम्परेचर, एक सफिशिएंट हीट या टेम्परेचर देकर, एक एनर्जी देकर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग थर्मियॉन्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को थर्मियोनिक इफेक्ट बोला जाता है। मेरे ख्याल से पहला प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है हम लोगों का,
ये हम लोग बोलते हैं फील्ड इफेक्ट। दूसरा प्रोसेस होता है हमारा फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये मेटल है आपका, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस मेटल को एक हाई, ये हाई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हाई वर्ड बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन मेटल सरफेस को दूसरा प्रोसेस है हमारा, सेकंड प्रोसेस है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए एक मेटल है, इस मेटल को मैं एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहा हूं। ये हाई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना होता है, लगभग ये माना जाता है E = 10 पे पावर 8 वोल्ट पर मीटर। इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि बीच में इन मेटल को रखा जाता है, इस मेटल को। तो यहाँ पे हम दो प्लेट कंसीडर कर ले रहे हैं, एक प्लेट पर हम चार्ज पॉजिटिव ले रहे हैं और दूसरे फील्ड पर चार्ज निगेटिव ले रहे हैं। तो आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है और ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रख लेना, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैल्यू कितनी है, लगभग 10 पे पावर 8 वोल्ट पर मीटर। इसके अंदर जब हम इस मेटल को रखते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बेटा फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। मेरे ख्याल से समझ आई, बात आ गई होगी आपको। फील्ड इफेक्ट क्या होता है, जब हम लोग एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मेटल को रखते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। अभी दे देना, 2 मिनट जाओ। और इसके बाद जो आपका तीसरा प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी इफेक्ट। तीसरा प्रोसेस बोला जाता है बेटा सेकेंडरी इफेक्ट। इसमें क्या किया जाता है, ये आपका मेटल हो गया जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके अंदर इसके ऊपर एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम गिराते हैं। एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम गिराया जाता है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इसके मेटल के ऊपर गिराया जाता है, जिसके कारण मतलब इलेक्ट्रॉन का एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम जब इसके ऊपर गिराया जाता है, उसके कारण भी इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस से बाहर आ जाते हैं, मेटल सरफेस से। इस फिनोमिना को हम लोग सेकेंडरी इफेक्ट बोलते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जो कम आउट इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको हम लोग सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका तीसरा प्रोसेस हो गया। अब आइए बात करते हैं फोर्थ प्रोसेस की और लास्ट प्रोसेस की, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, चौथा प्रोसेस है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए ये आपका मेटल है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके ऊपर एक रेडिएशन डाला जाता है। रेडिएशन मतलब समझ रहे हैं ना, लाइट, एक लाइट डाली जाती है, लाइट या रेडिएशन, ठीक है। अब होता क्या चीज है बेटा, ये जो रेडिएशन या लाइट होती है, ये छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनती है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, ये छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनती है। और हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होता है h न्यू या hc/λ। फोटोन की जो एनर्जी होती है, हर एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं E = h न्यू। ये न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है
फ्रीक्वेंसी है और ये वेवलेंथ है। लैम्डा आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम किसी भी मेटल पर या मेटल के सरफेस पर एक हाई एनर्जी का लाइट या हाई एनर्जी की रेडिएशन, अब बात आती सर ये हाई एनर्जी का मतलब क्या है। हाई एनर्जी का मतलब होता है वो जो आप रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी एनर्जी हाई तब होगी अगर उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, मतलब ज्यादा होगा। आप मैक्सिमम बोलिए, मैक्सिमम नहीं बोल सकते आप, ये आप बोलिए कि लार्ज होगा। लार्ज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए या स्मॉल वेवलेंथ होना चाहिए। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लार्ज फ्रीक्वेंसी या स्मॉल और स्मॉल वेवलेंथ, लार्ज फ्रीक्वेंसी और स्मॉल वेवलेंथ का रेडिएशन, लार्ज फ्रीक्वेंसी या स्मॉल वेवलेंथ का रेडिएशन अगर आप किसी मेटल सरफेस पर डालते हैं तो लार्ज फ्रीक्वेंसी स्मॉल वेवलेंथ का मतलब क्या होगा। फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो मतलब जो एनर्जी होगी फोटोन की या लाइट की या रेडिएशन की वो लार्ज हो जाएगी, या लैम्डा अगर आपका स्मॉल होगा, वेवलेंथ स्मॉल होगा, तब भी एनर्जी लार्ज हो जाएगी। तो हाई एनर्जी मतलब लार्ज फ्रीक्वेंसी या स्मॉल वेवलेंथ का रेडिएशन अगर किसी मेटल सरफेस पर डाला जाता है तो इसके कारण इसके इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को मतलब हाई एनर्जी डालकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए और इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इस चैप्टर में यही पढ़ना है हमको ज्यादातर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो हम बहुत कुछ डिटेल इसमें बताएंगे। अभी बस हम सिंपल इलेक्ट्रॉन इमिशन का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आने जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ये 4 प्रोसेस। बाकी आप लोग अगले वीडियो के लिए प्लीज, अगर आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरा वीडियो जो मैं लाऊंगा वो उसमें पढ़ाऊंगा वर्क फंक्शन क्या होता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कायदे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। और तीसरी चीज ये भी बताऊंगा फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या होता है, फोटोन के बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।